हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। लास्ट क्लास में अपन ने रीनल सिस्टम के ऊपर एमसीक्यू के बारे में डिस्कस किया था और उसी से रिलेटेड रीनल सिस्टम के एमसीक्यू जो उनको अपन आगे और जो कुछ और एमसीक्यू है उनके बारे में आज अपन डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं जो आगे और एमसीक्यूज हैं उनके बारे में। आज एमसीक्यू ऑन रीनल सिस्टम देखते हैं कौन कौन से एमसीक्यू है, कैसे उनको सोल्व करना है और क्या क्या उनमें कॉन्सेप्ट है। तो फर्स्ट एमसीक्यू है जिसके बारे में आज अपन देखेंगे वो है the mechanism that establishes the osmotic gradient medullary osmotic gradient depend most on the permeability property of them। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा है, जो आपका मेडुलरी पार्ट था अपने अपन ने किडनी के स्ट्रक्चर्स में देखा था, तो उसके अंदर पूछा है कि किसकी परमेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है। तो अपन ने देखा था कि जो आपका स्ट्रक्चर्स था नेफ्रॉन, उसमें अपन ने देखा था जैसे ये आपकी स्ट्रक्चर्स थी नेफ्रॉन की इस तरह से। तो इसमें अपन ने देखा था ये आपका बोमन्स कैप्सूल, ये पीसीटी, देन लूप ऑफ हेनले, और ये जो स्ट्रक्चर्स अपन ने ऐसे बनाई थी। तो इसमें पूछ रहा है कि जो सबसे ज्यादा मैक्सिमम परमिएबल पार्ट है वो कौन सा है। तो बात करें सबसे मैक्सिमम परमिएबल पार्ट की, इसके अंदर ये आपका जो लूप ऑफ हेनले है, यहाँ से ऑप्शन की बात करें तो लूप ऑफ हेनले, जीएफआर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन, कलेक्टिंग डक्ट और डिस्टल कॉन्वलेटेड ट्यूबुल। तो इन चारों ऑप्शन की बात करें तो जो सबसे ज्यादा परमिएबल है, जो आपके ऑस्मोटिक ग्रेडियंट को मेंटेन करके रखने का काम करता है, वो है जो आपका लूप ऑफ हेनले है। ये क्या होता है, बहुत ही ज्यादा सबसे ज्यादा परमिएबल वाला काम करता है लूप ऑफ हेनले। तो आंसर होगा आपका इसके अंदर ए, लूप ऑफ हेनले इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आगे अपन बात करते हैं दूसरे एमसीक्यू पे। An increase in the permeability of the cell of the collecting tubule to water is due to। ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि जब अपन बॉडी के अंदर वाटर की कमी हो जाती है तो कौन सेल की जो परमेबिलिटी वो है इंक्रीज हो जाती है कलेक्टिंग डक्ट में, ट्यूब में, और वाटर का जो रीअब्जॉर्प्शन है वो बढ़ जाता है, वो किसकी वजह से होता है। तो बात करें इसके अंदर, ए ऑप्शन है ए डिक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ एडीएच। एडीएच यानी आपका एंटी डायूरेटिक हार्मोन। एडीएच क्या है आपका, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। तो ऑलरेडी अपन ने डिस्कस किया था जब अपन ने एनाटॉमी पोर्शन पढ़ा था तब, कि एडीएच का प्रोडक्शन एंटी डायूरेटिक हार्मोन जब इंक्रीज लेवल होगा तब क्या होगा, आपका वाटर का रीअब्जॉर्प्शन बढ़ेगा, सेल की परमेबिलिटी बढ़ेगी। तो डिक्रीज हो रहा है तो ये आपका परमेबिलिटी को इंक्रीज कर नहीं सकता है। उसके बाद बी ऑप्शन है एन इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ एडीएच। तो इंक्रीज होने की वजह से परमेबिलिटी बढ़ेगी, तो ये हो सकता है। सी है इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन का यहाँ पे कोई रोल नहीं रहेगा। और डिक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ ब्लड प्लाज्मा, वो भी नहीं है। तो आंसर क्या होगा आपका इसमें, बी, एन इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ एडीएच हार्मोन। उसकी वजह से क्या होगा, आपके जो सेल की परमेबिलिटी बढ़ेगी और वाटर का रीअब्जॉर्प्शन क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा आपका इसके अंदर बी, इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ एंटी डायूरेटिक हार्मोन। नेक्स्ट अपन बात करें अगला क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द यूरिनरी ब्लैडर कंपोज्ड ऑफ विच एपिथेलियम। यहाँ पे जो ब्लैडर के स्ट्रक्चर्स अपन ने देखा था, पियर शेप जो ब्लैडर था आपका इस तरह से, इस पियर शेप ब्लैडर के अंदर जो मसल्स, यहाँ पे जो कंपोजिशन पूछी है कि किस टाइप की एपिथेलियम पाई जाती है, जो सबसे इनर मोस्ट लेयर थी एपिथेलियम वो कौन सी पाई जाती है। तो ये एक फर्स्ट लेयर थी एपिथेलियम, इसके बाद आपकी जो सेकंड लेयर मस्कुलर लेयर थी। तो पूछा है कि कौन सी सेल एपिथेलियम पाई जाती है। तो इसमें ऑप्शन है ट्रांजिशनल एपिथेलियम, सिंपल स्क्वेमस, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस और स्यूडो स्ट्रेटिफाइड कोलमनर। तो यहाँ पे जो ब्लैडर के अंदर इनर मोस्ट लेयर पाई जाती है वो पाई जाती है ट्रांजिशनल एपिथेलियम की पाई जाती है। तो आंसर होगा आपका ए, ट्रांजिशनल एपिथेलियम प्रेजेंट इन द यूरिनरी ब्लैडर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, द किडनी आर स्टिमुलेटेड टू प्रोड्यूस रेनिन। क्वेश्चन पूछा है कि किडनी जो रेनिन का प्रोड्यूस करती है वो किससे स्टिमुलेट होती है, क्यों रेनिन का प्रोडक्शन होता है, कौन सी कंडीशन में रेनिन प्रोड्यूस होगा, कब स्टिमुलेशन की वजह से रेनिन प्रोड्यूस होगा। तो बात करते हैं ऑप्शन की इसमें। ए ऑप्शन है व्हेन पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज आर डायलेटेड। पेरीट्यूबुलर कैपिलरी जब डायलेट होगी तो उसकी वजह से, तो पेरीट्यूबुलर कैपिलरी के डायलेशन की वजह से
आपके रेनिन के रिलीज पे कोई मीनिंग नहीं है, यहाँ पे कोई रीजन नहीं है, पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज का रोल नहीं है यहाँ पे, तो ए ऑप्शन आपका नहीं हो सकता इसमें। बी है व्हेन द पीएच ऑफ यूरिन डिक्रीज, यूरिन की पीएच डिक्रीज होने का मीनिंग है बहुत ज्यादा वाटर बॉडी के अंदर हाइपर वोल्यूमिया हो रखा है और वाटर लॉस ज्यादा हो रहा है, तो उस कंडीशन में रेनिन रिलीज नहीं होगा। बाय डिक्रीज इन द ब्लड प्रेशर, और लास्ट है व्हेन स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ यूरिन इज राइज अबव 1.10, तो ग्रेविटी बढ़ने तो लेटर ऑन बहुत लास्ट में बढ़ती है, उससे पहले ही क्या हो जाता है बॉडी में ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। जैसे ही हाइपोवोलीमिया होगा, बीपी डिक्रीज होगा, किडनी लो वॉल्यूम सेंस करेगी, रिलीज क्या करेगी, रेनिन। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे सी, किडनी क्या करेगी ड्यू टू हाइपो ब्लड प्रेशर क्या रिलीज करेगी, रेनिन। और रेनिन आपका क्या एक्टिवेट करेगा, रास सिस्टम को एक्टिवेट करेगा, और रास सिस्टम के थ्रू क्या होगा आपका बीपी जो है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज ब्लड प्रेशर। तो ये ऑलरेडी रास सिस्टम अपन ने पढ़ा था, तो आंसर हो गया आपका इसमें सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द जक्स्टाग्लैंडुलर एपेरेटस इज रेस्पॉन्सिबल फॉर, जब मैंने आपको स्ट्रक्चर्स बताई थी किडनी की, तो वहां मैंने आपको बताया था जब अपन ने इसकी स्ट्रक्चर्स बनाई थी किडनी की, नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर, जैसे ये आपकी एफरेंट इफरेंट आर्टेरियल दोनों, इसके अंदर अपन ने पढ़ा था ये आपका लूप ऑफ सॉरी बॉमन्स कैप्सूल, फिर ये आपका पेरिट्यूब कैपिलरी लूप ऑफ हेनले। ये जो स्ट्रक्चर्स थी यहाँ अपन ने देखा था कि यहाँ पे एक स्ट्रक्चर्स पाई जाती है स्पेसिफिक टाइप की, यहाँ पे दो टाइप की सेल पाई जाती है, ऊपर सेल पाई जाती है और एक इधर सेल पाई जाती है। तो ये पॉलकिंसन सेल आपकी और ये आपकी मैक्युला डेंसा सेल, दोनों को मिलके कंबाइनली अपन क्या बोलते हैं, जेजी एपरेटस, इसको कंबाइनली बोलते हैं जेजी एपरेटस। तो ऑलरेडी मैंने आपको डिस्कस किया है ये। तो ये सेल किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, क्यों, ये इसका क्या रोल है यहाँ पे, तो देखते हैं ऑप्शन क्या है। द सिक्रेशन ऑफ ड्रग, ड्रग के सिक्रेशन में इसका कोई रोल नहीं होता है। नेक्स्ट ऑप्शन अपने पास द सिक्रेशन ऑफ एसिड एंड एमोनिया, इसका भी कोई रोल नहीं इसमें। रीअब्जॉर्प्शन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल विटामिन एंड वाटर, ये भी रीअब्जॉर्प्शन काम नहीं करता है। रेगुलेटिंग द रेट ऑफ फिल्ट्रेट फॉर्मेशन एंड कंट्रोलिंग सिस्टमिक ब्लड प्रेशर, तो आपका जो आंसर है वो क्या रहेगा, डी, क्योंकि ये रेनिन रिलीज करवाता है, उससे बीपी को कंट्रोल करता है, प्लस जो फ्लूइड इधर से आ रहा है उसको भी यही कंट्रोल करने का काम करता है। तो आंसर क्या होगा आपका डी, रेगुलेटिंग द रेट ऑफ filtrate formation and collecting system blood pressure, controlling blood pressure। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट इज द ट्रिगर फॉर इनिशिएशन ऑफ मैच्योरेशन या वॉइडिंग। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि वॉइडिंग के लिए कौन ट्रिगर का काम करता है, कौन आपको स्टिमुलेशन देता है, ट्रिगर कौन करवाता है। तो ऑप्शन है अपने पास द स्ट्रेचिंग ऑफ द ब्लैडर वॉल सर्व एज द ट्रिगर, motor neuron control maturation, the pressure of the fluid in the bladder open a sphincter and allow the urinary to flow by the gravity down the urethra, और द सिंपैथेटिक एफरेंट आर प्रोडोमिनेंट सिस्टमिक कंट्रोल मैच्योरेशन। तो ऑलरेडी अपन ने मैंने आपको बताया था जब एनाटॉमी पढ़ी थी ब्लेडर की, तो वहां पे जो ब्लेडर की एनाटॉमी है उसके अंदर अपन ने देखा था इस तरह से एक मसल पाई जाती है, सेकंड लेयर जो मस्कुलर लेयर है उसको अपन बोलते हैं डेट्रूसर मसल। और जब ब्लेडर वाटर फिल्डेड यूरिन से फिल हो जाएगा तो इस डेट्रूसर मसल में क्या होगा, ये मसल्स क्या होगी, स्ट्रेच होगी, और मसल जब स्ट्रेच होगी तो इसकी वजह से जो आपका मैच्योरेशन सेंटर है जो से S2 S3 S4 S2 S3 के अंदर, वहां पे जाके क्या करेगा, ये इसको स्टिमुलेट करेगा, ट्रिगर करेगा, और उसकी वजह से यूरिन का सेंसेशन होगा। तो जो मेन रीजन है ट्रिगर का वो कौन सा है, स्ट्रेचिंग ऑफ द ब्लेडर वॉल। तो आंसर क्या होगा आपके इसके अंदर ए, द स्ट्रेचिंग ऑफ द ब्लेडर वॉल सर्व एज द ट्रिगर मैकेनिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, which of the following is not reabsorbed by the proximal convoluted tubule। पीसीटी की बात कर रहे हैं, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबल, तो जो स्ट्रक्चर्स आपके जो बोमन्स कैप्सूल के जस्ट नीचे वाले जो स्ट्रक्चर्स है प्रॉक्सिमल, दिस वन पीसीटी की बात करें प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबल, तो यहाँ से कौन सी चीज रीअब्जॉर्ब नहीं होती है। ऑप्शन है अपने पास सोडियम, तो मैंने ऑलरेडी बताया था अराउंड 65-70% सोडियम अराउंड यहाँ से क्या हो जाता है 65 से 70% रीअब्जॉर्ब हो जाता है। पोटेशियम भी 70% रीअब्जॉर्ब हो जाएगा। ग्लूकोज लगभग 100% यहाँ पे रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है। लेकिन जो क्रिएटिनिन है वो क्या है, वो वेस्ट प्रोडक्ट है और इसको हमें रीअब्जॉर्ब नहीं करना होता है, इसलिए क्रिएट का एब्जॉर्प्शन यहाँ पे नहीं होगा। तो आंसर क्या होगा आपका यहाँ पे डी करेक्ट आंसर होगा।
प्रॉक्सिमल कनेक्टिव ट्यूबल से आपका क्रिएटिनिन का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, द किडनी विल सिक्रेट द हार्मोन टू स्टिमुलेट द रेड ब्लड सेल प्रोडक्शन। तो अपन ने देखा था किडनी क्या करती है, आपके आरबीसी के फॉर्मेशन के लिए भी एक हार्मोन का रिलीज करती है, इसको अपन बोलते हैं, कौन सा हार्मोन है, इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन जो होता है उसकी रिलीज करवाती है, और उसे क्या करता है, आपके आरबीसी सेल प्रोडक्शन में हेल्प करती है, इरिथ्रोपोइसिस को स्टिमुलेट करती है। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा कौन सा हार्मोन, तो आंसर क्या होगा आपका, रेनिन तो करती है, एल्डोस्टेरोन सारा अलग है, लेकिन आरबीसी प्रोडक्शन के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है आपका, सी, इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन क्या करेगा, इरिथ्रोपोइसिन को स्टिमुलेट करके आरबीसी प्रोडक्शन में इंक्रीज करवाएगा और आरबीसी का लेवल इंक्रीज करेगा। तो आंसर हो गया आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, इन द यूरिनरी ब्लैडर द स्पेस इज अंडर वॉलंटरी कंट्रोल। ब्लैडर के अंदर कौन सी चीज है जो वॉलंटरी कंट्रोल में पाई जाती है, उसके बारे में यह क्वेश्चन पूछा है। तो वॉलंटरी कंट्रोल की बात करें, यहाँ पे वॉलंटरी कंट्रोल किसके थ्रू होता है, तो ऑप्शन है जो अपन ने ब्लैडर की स्ट्रक्चर्स देखी थी, यहाँ पे ब्लैडर की स्ट्रक्चर्स में यहाँ पे अपन ने देखा था दो स्फिंक्टर पाए जाते हैं, एक इंटरनल स्फिंक्टर और एक एक्सटर्नल स्फिंक्टर, इंटरनल और एक्सटर्नल स्फिंक्टर। उसके अलावा इसमें मसल्स पाई जाती है, डेस्ट्रूसर मसल्स और ये सारी। तो जो भी इंटरनली जितना भी हो रहा है वो सारा इनवॉलंटरी होता है, और उसके साथ में इंटरनल स्फिंक्टर भी इनवॉलंटरी होता है, बट जो एक्सटर्नल स्फिंक्टर होता है वो क्या होता है आपका, वॉलंटरी होता है। ऑलरेडी मैंने जब अपन एनाटॉमी पोर्शन पढ़ा था तब मैंने बताया था कि ये जो स्फिंक्टर है क्या रहता है, इनवॉलंटरी, ये जो है वॉलंटरी फंक्शन आपका करता है, जो एक्सटर्नल स्फिंक्टर होता है वो। तो इसके अंदर ऑप्शन की बात करें, ए है एक्सटर्नल स्फिंक्टर मसल, इंटरनल स्फिंक्टर मसल, मिडिल लेयर ऑफ सर्कुलर फाइबर और आपका यूरिथ्रल मसल्स। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे, एक्सटर्नल मसल्स होती है वो क्या करता है, आपके जो वॉलंटरी होता है, बाकी सारे क्या है इनवॉलंटरी आपका फंक्शन रहता है इन सबका। तो आंसर हो गया ए आपका इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन है, डायलिसिस allow for the exchange of particles across the semi-permeable membrane by which of the following action। तो यहाँ पे डायलिसिस का मैकेनिज्म पूछा है कि डायलिसिस कौन से प्रिंसिपल पे काम करती है। तो ऑलरेडी मैंने जब स्टार्टिंग में अपने डायलिसिस पढ़ा था तब बताया था डायलिसिस के तीन प्रिंसिपल थे, ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन एंड आपका प्रेशर, जो अल्ट्रा फिल्ट्रेट वाला कंडीशन है वो। तो तीनों के बेस पे ये क्या करता है आपको मॉनिटरिंग का, ये प्रिंसिपल, इसके तीनों प्रिंसिपल है यहाँ पे, ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। तो ऑप्शन की बात करते हैं इसमें, ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन, passes of fluid toward a solution with a lower solute concentration, allowing the passage of blood cells and protein molecule through it, and passes of solute particle toward a solution with a higher concentration। तो यहाँ पे जो जितना भी ऑप्शन है उसमें अपना जो इसका करेक्ट आंसर वो क्या होगा, ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन के थ्रू क्या होता है आपका डायलिसिस परफॉर्म किया जाता है। तो आंसर होगा आपका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, A client newly diagnosed with renal failure is receiving peritoneal dialysis। यहाँ क्वेश्चन पूछा है peritoneal dialysis से रिलेटेड। During the infusion of dialysate, the client complain of abdominal pain, which action by the nurse is most appropriate। तो बात करें peritoneal dialysis की, तो स्टार्टिंग में अपन देखें तो कुछ टाइम पेशेंट को थोड़ा क्या हो सकता है, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट हो सकता है, क्योंकि अपन एब्डोमिनल कैविटी में बाहर से फ्लूइड इंसर्ट कर रहे हैं, तो उसकी वजह से कुछ साइकिल में क्या हो सकता है, डिस्कम्फर्ट होता है। तो अपन ऑप्शन देखते हैं इसमें क्या ऑप्शन है, स्लो द इन्फ्यूजन। इन्फ्यूजन हमें स्लो नहीं करना होता है, इन्फ्यूजन हमें अराउंड 5 to 10 मिनट में कंप्लीट करना ही होता है, उससे आप स्लो नहीं कर सकते। तो 5 to 10 मिनट में हमें देना होता है, तो इसलिए इसका कोई ऑप्शन है नहीं स्लो का। डिक्रीज द अमाउंट ऑफ इन्फ्यूज्ड, अमाउंट को हम डिक्रीज नहीं कर सकते हैं, जितना 2 to 3 लीटर अपने को देना होता है वो देना ही है। और एक्सप्लेन दैट द पेन विल सबसाइड आफ्टर द फर्स्ट फ्यू चेंजेस, और लास्ट स्टॉप द डायलिसिस। तो डायलिसिस को स्टॉप करने की जरूरत नहीं आपको। आंसर क्या होगा, सी, कि कुछ एक्सचेंज के बाद आपका पेन जो है वो क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा। तो आंसर होगा आपका यहाँ पे सी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट साइन ऑफ पेरिटोनियल इन्फेक्शन। यहाँ पे पूछा है पेरिटोनियल इन्फेक्शन के साइन,
जब अपन पेरिटोनियल डायलिसिस करते हैं और उसकी वजह से अगर इन्फेक्शन हो जाए, पेरिटोनाइटिस हो जाए, तो उसका सबसे मोस्ट सिग्निफिकेंट साइन कौन सा होगा, तो जिसको अपन बोल सकते हैं अर्ली साइन या वार्निंग साइन। और वो वार्निंग साइन होता है अगर आपका जो पेरिटोनियल फ्लूइड जो अपन वापस एक्सचेंज के दौरान जो वापस विड्रो निकाल रहे हैं, उसके अंदर अगर किसी टाइप का कोई क्लाउडी फ्लूइड आपको मिल रहा है, तो वो क्या इंडिकेट करेगा, पेरिटोनाइटिस को। तो ऑप्शन देखते हैं इसमें, cloudy dilated fluid, swelling in the leg, poor drainage of the dilated fluid और redness at the catheter insert site। तो रेडनेस अगर कैथेटर साइट में हो रही है तो हो सकता है वो लोकल इन्फेक्शन हो सकता है, जहां इंसर्ट किया हुआ इन्फेक्शन वाली कंडीशन हो सकती है, बट वो पेरिटोनाइटिस को शो नहीं करेगा। पूर ड्रेनेज ऑफ डायलिसिस फ्लूइड, ड्रेनेज जो है वो कम आ रहा है, तो वो हो सकता है कैथेटर किंक हो रखा हो या पेशेंट की पोजीशन सही नहीं हो, उसकी वजह से हो सकता है, बट वो पेरिटोनाइटिस को शो नहीं कर रहा है। स्वेलिंग इन द लेग, लेग में स्वेलिंग होने का रीजन किडनी प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं है उसकी वजह से हो सकता है, बट पेरिटोनियल इन्फेक्शन की वजह से स्वेलिंग नहीं होगा। तो आंसर क्या है आपका, ए क्लाउडी डायलिसिस फ्लूइड होगा। तो इट मींस क्या शो कर रहा है, ये पेरिटोनियम में इन्फेक्शन हो सकता है। तो आंसर हो गया आपका इसका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हीमोडायलिसिस क्लाइंट विद द लेफ्ट आर्म फिस्टुला, पेशेंट को लेफ्ट आर्म पे फिस्टुला किया हुआ है, इज एट रिस्क फॉर स्टिल सिंड्रोम। आर्टीरियल स्टिल सिंड्रोम मैंने आपको समझाया था। आर्टीरियल स्टिल सिंड्रोम का सिंपल सा मीनिंग है कि जैसे ये पेशेंट का एक हैंड है, आपके पेशेंट का हाथ, और इसके अंदर आपने क्या किया, फिस्टुला फॉर्मेशन किया। यहाँ पे इस कंडीशन, इस जगह आपने क्या कर दिया, पेशेंट को ऐसे एक फिस्टुला फॉर्मेशन कर दिया ये। तो फिस्टुला फॉर्मेशन से क्या होगा, जो आगे का पार्ट जहां फिस्टुला बनाया अपन ने, आर्टरी और वेन को अटैच किया, उसके आगे के पार्ट में जो ब्लड सप्लाई है, यहाँ पे ब्लड सप्लाई क्या हो जाएगी, ब्लड सप्लाई डिक्रीज हो जाएगी, और इसकी वजह से साइनोसिस, पेलो और स्वेलिंग वो सब देखने को मिलेगा। तो उसी को अपन क्या बोलते हैं, आर्टीरियल स्टिल सिंड्रोम। तो ड्यू टू फिस्टुला डिक्रीज ब्लड सप्लाई, यहाँ से आपने डायरेक्ट आर्टीरियल ब्लड को वेन में डाल दिया, तो आगे ब्लड जा नहीं रहा है, आगे ब्लड नहीं जाएगा, तो उसकी वजह से यहाँ ब्लड सप्लाई कम हो जाएगी, और उसकी वजह से क्या हो जाएगा, आर्टीरियल स्टिल सिंड्रोम। तो इसमें ऑप्शन देखते हैं, क्या ऑप्शन आपके पास, वार्मथ, रेडनेस एंड पेन एट द लेफ्ट हैंड। वार्मथ और रेडनेस होने का मतलब है कि वहां पे अभी भी ब्लड सप्लाई हो रही है, इट मींस ये आपका ऑप्शन नहीं हो सकता है, ए। बी ऑप्शन की बात करें, बी ऑप्शन है आपका पेलोर डिमिनिश्ड फ्लूइड, पेलोर डिमिनिश्ड पल्स, पेन इन द लेफ्ट हैंड। तो ऐसी कंडीशन है, तो इसमें अपन बोल सकते हैं पेलोर हो रखा है, पल्स नहीं फील हो रही है, और पेन हो रहा है, इट मींस वो आपको शो कर सकता है कि पेशेंट को ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं हो रही है। इडिमा एंड रेडिस कलरेशन हो रखा, तो वो भी आपको शो करेगा कि ये भी प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं है, तो ये भी ऑप्शन नहीं है। और एकिंग पेन, पेलोर और इडिमा इन द लेफ्ट आर्म, तो ये भी आपका ऑप्शन नहीं हो सकता। तो आपका आंसर हो गया बी, पेलोर डिमिनिश पल्स एंड पेन इन द लेफ्ट हैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, द क्लाइंट विथ क्रोनिक रेनल फेलियर इज शेड्यूल्ड फॉर हेमोडायलिसिस दिस मॉर्निंग is due to receive a daily dose of enalapril. The nurse should plan to administer this medication. So बात करते हैं इसके ऑप्शन की। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है इसमें देखते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है जस्ट बिफोर डायलिसिस, ड्यूरिंग डायलिसिस, ऑन रिटर्न फ्रॉम डायलिसिस और दे आफ्टर डायलिसिस। तो यह क्वेश्चन पूछा है कि आपको एक पेशेंट है जिसको डेली एनालाप्रिल ड्रग चल रही है, कार्डियक ड्रग है ये, तो इस ड्रग को एक पर्सन को डायलिसिस करने के लिए शेड्यूल है, तो उस डायलिसिस से पहले ड्रग को कब देना चाहिए, डायलिसिस के टाइम देना है या डायलिसिस के बाद देना है या कब देना है। तो इसमें ऑप्शन है आपके पास जस्ट बिफोर डायलिसिस, ड्यूरिंग डायलिसिस, ऑन रिटर्न फ्रॉम डायलिसिस और द डे आफ्टर डायलिसिस। तो पहली चीज, इस ड्रग को हम स्किप नहीं कर सकते, आपको उस दिन देनी पड़ेगी सेम डे, तो इसलिए आपके फोर्थ ऑप्शन तो करेक्ट हो नहीं सकता है। नेक्स्ट अपन बात करें, अगर आपने जस्ट बिफोर डायलिसिस दी है तो वो ड्रग जो है डायलिसिस के थ्रू क्या हो जाएगी, बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाएगी, और दोनों ऑप्शन की बात करें ड्यूरिंग डायलिसिस और जस्ट बिफोर दी तो एक्सक्रीट हो जाएगी और उसका इफेक्ट नहीं आएगा। तो हम क्या करेंगे, ड्रग को कब देंगे, ऑन रिटर्न फ्रॉम डायलिसिस। आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी, ऑन रिटर्न फ्रॉम डायलिसिस। अपन डायलिसिस से जब रिटर्न होगा उस टाइम पेशेंट क्या दे सकते हैं, ये ड्रग दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, द नर्स इज मॉनिटरिंग ए क्लाइंट रिसीविंग पेरिटोनियल डायलिसिस। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है आपसे पेरिटोनियल डायलिसिस का, नर्स नोट द क्लाइंट आउटफ्लो इज लेस देन इनफ्लो। जो आपने आउटफ्लो जो आया है वो क्या है, इनफ्लो से कम है, जो इनफ्लो है, इनफ्लो उससे क्या है आपका
आउटफ्लो क्या है, लेस है, लेस आउटफ्लो। तो ऐसी कंडीशन में नर्स क्या करेगी, तो बेसिकली एक चीज क्लियर होनी चाहिए कि इनफ्लो से हमेशा आउटफ्लो या तो इक्वल होना चाहिए या मोर देन होना चाहिए, बट कभी भी लेस देन नहीं होना चाहिए। तो नर्स क्या करेगी, प्लेस द क्लाइंट इन गुड, इसके अंदर ऑप्शन क्वेश्चन जो दिया है वो पूछा है कि सेलेक्ट एक्शन दैट द नर्स शुड टेक। तो ये 5 ऑप्शन दिए हैं, इनमें से कौन कौन से एक्शन नर्स को करना है वो हमें सेलेक्ट करना है और कौन सा नहीं करना है वो हमें डीसेलेक्ट करना है। तो पहला ऑप्शन है प्लेस द क्लाइंट इन गुड बॉडी अलाइनमेंट। तो बॉडी का अलाइनमेंट बिल्कुल, ऑप्शंस जो है बिल्कुल करेक्ट है कि आपकी बॉडी का अलाइनमेंट बिल्कुल सही होना चाहिए, ग्रेविटी के थ्रू फ्लूइड बाहर भी आना चाहिए, उसके अलावा ऐसी कोई पोजीशन नहीं होनी चाहिए जिससे कि फ्लूइड बाहर नहीं आ रहा हो, जैसे हेड एंड लो नहीं होना चाहिए, पूरी तरह से आपने हेड को लो कर दिया फिर एंड अप कर दिया, तो अलाइनमेंट पूरी तरह से क्या होनी चाहिए, सही होनी चाहिए। तो ये करेक्ट ऑप्शन है, ए आप कर सकते हैं। बी ऑप्शन की बात करें, चेक द लेवल ऑफ ड्रेनेज बैग। तो ड्रेनेज बैग का लेवल चेक करना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर ड्रेनेज बैग आपके कैथेटर से अप होगा तो जो आउटफ्लो है वो नहीं आएगा और इनफ्लो अंदर ही रह जाएगा। तो इसकी वजह से ये भी बिल्कुल सही ऑप्शन है, तो बी भी हमें करना है। उसके अलावा सी, कॉन्टेक्ट द फिजिशियन। जब ऐसी कंडीशन आए कि आउटफ्लो कम आता है और इनफ्लो ज्यादा है और आपको कम मिला है, तो उस कंडीशन में हमें पहले फिजिशियन को कांटेक्ट नहीं करना है, उससे पहले हमें कुछ नर्सिंग मेजर्स है जो अप्लाई करने हैं। तो आपका सी ऑप्शन, हमें इमीडिएट एक्शन में पहले डॉक्टर को कांटेक्ट नहीं करना है, हमें पहले क्या करना है, बेक ड्रेनेज चेक करना है, अलाइनमेंट चेक करना है, चेक द पेरिटोनियल डायलिसिस सिस्टम फॉर किंक। ट्यूब्स को देखना है कहीं किंक तो नहीं है, मुड़ी हुई तो नहीं है, तो ये भी सही है, ये भी हम कर सकते हैं। और डी ई है रीपोजिशनिंग द क्लाइंट फॉर हिज और हर साइड। तो पेशेंट को हम उसके साइड में इधर उधर करेंगे, तो ई ऑप्शन भी आपका क्या है, करेक्ट। तो यहाँ पे अगर अपन देखें तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो कौन कौन से होंगे, ए, बी, डी और ई। तो जो भी आपका ऑप्शन होगा जिसमें ए बी डी ई है वो अपन का क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। तो आंसर हो गया ए बी करेक्ट, बी करेक्ट, डी और ई करेक्ट। आपका करेक्ट कौन सा नहीं है, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। The dialysis solution is warmed before use in peritoneal dialysis primary 2। तो डायलिसिस जो फ्लूइड है उसको हम बॉडी टेम्परेचर पे क्या करते हैं, वार्म करते हैं। उसको वार्म करने का पर्पज है, पहला पर्पज तो क्या है कि जब अपन कोल्ड फ्लूइड देते हैं तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, एब्डोमिनल क्रैम्प्स होंगे पेशेंट को, उसकी वजह से एब्डोमिनल पेन हो सकता है। तो वो सारी कंडीशन नहीं हो उसके लिए हम प्रिवेंट करने के लिए। और दूसरा हम क्या करते हैं, जब पेशेंट की पेरिटोनियल केविटी के अंदर, पहला तो आप क्या करोगे, टू प्रिवेंट एब्डोमिनल क्रैम्प्स, एब्डोमिनल क्रैम्प्स को प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, वार्म करते हैं। दूसरा क्या है, टू इंक्रीज ब्लड फ्लो। केविटी के अंदर अपन क्या करना चाहते हैं, ब्लड फ्लो इंक्रीज करेंगे। जब ब्लड फ्लो ज्यादा आएगा तो उसकी वजह से आपका जो क्लियरेंस है वो क्या रहेगा, थोड़ा ज्यादा होगा। तो क्लियरेंस को बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, पेशेंट के फ्लूइड को थोड़ा वार्म करते हैं ताकि ब्लड फ्लो ज्यादा रहेगा, और ब्लड फ्लो ज्यादा होगा तो उसकी वजह से आपकी केविटी के अंदर जल्दी से क्या होगा, क्लियरेंस होगा। तो ऑप्शन है इसमें एनकरेज द रिमूवल ऑफ सीरम यूरिया, फोर्स, ए ऑप्शन है इंक्रीज द रिमूवल ऑफ सीरम यूरिया। बी ऑप्शन है फोर्स पोटेशियम बेक इनटू द सेल। तो पोटेशियम को सेल के अंदर लाने के लिए इसका कोई ऐसा पर्पज नहीं है, उसके लिए हम इसको नहीं देते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आपका एड एक्स्ट्रा वार्मथ इनटू द बॉडी। बॉडी के अंदर एक्स्ट्रा वार्म देने के लिए हम नहीं करते हैं, उसको बॉडी टेम्परेचर पे वार्म करते हैं ताकि बॉडी के अंदर कोल्ड नहीं हो, तो उससे प्रिवेंट करने के लिए। और नेक्स्ट ऑप्शन आपका प्रमोट एब्डोमिनल मसल्स रिलैक्सेशन, एब्डोमिनल मसल्स रिलैक्सेशन के लिए भी हम इसको नहीं देते। तो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका क्या है, ए, एनकरेज द रिमूवल ऑफ सीरम यूरिया। बाकी तीनों ऑप्शन क्या रहेंगे आपके, इनकरेक्ट है, तो आंसर हो जाएगा ए, सीरम यूरिया। क्यों इंक्रीज होगा, क्योंकि ब्लड फ्लो केविटी का इंक्रीज होगा और उसकी वजह से क्या हो जाएगा, पेशेंट का जो सीरम यूरिया है वो ज्यादा क्लियर होगा, रिमूवल ज्यादा जल्दी होगा। तो आंसर हो गया आपका ए, इसके अंदर क्या होगा, करेक्ट आंसर रहेगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग क्लाइंट इज द ग्रेटेस्ट रिस्क फॉर डेवलपिंग एक्यूट रीनल फेलियर। ऐसा कौन सा पेशेंट है जिसको एक्यूट रीनल फेलियर होने के चांसेस सबसे ज्यादा होंगे इन 4 पेशेंट में से। पहला पेशेंट है डायलिसिस क्लाइंट हु गेट इन्फ्लुएंजा। तो पेशेंट को डायलिसिस हो रही है, इट मींस पेशेंट को पहले से ही क्या है, रीनल फेलियर वाली कंडीशन है। और रीनल फेलियर है तो उसको एक्यूट रीनल फेलियर नहीं हो सकता, उसको क्या होगा, क्रोनिक रीनल फेलियर होगा। दूसरा पेशेंट है teenager who has appendectomy is not a major surgery or major condition,
तो इस कंडीशन में भी नहीं हो सकता है। प्रेग्नेंट वुमेन हु इज फ्रैक्चर फीमर, प्रेगनेंसी है और फीमर फ्रैक्चर है, उससे भी रीनल फेलियर होने के चांसेस नहीं है। बट एक पेशेंट जिसको क्या डायबिटीज है और कार्डियक हिस्ट्री है, तो उसको सबसे ज्यादा चांस रहते हैं रीनल फेलियर होने के। तो आंसर क्या होगा? डी, क्योंकि डायबिटीज है तो ब्लड वेसल्स जो है वो ब्लड वेसल्स के अंदर नेरो हो जाएगी, प्लस हार्ट पेशेंट है तो मे भी हो सकता है कि हार्ट फेल्यूर हो जाए और रीनल को ब्लड सप्लाई कम हो जाए, उसकी वजह से आपके पेशेंट को क्या हो सकता है? रीनल फेल्यूर होने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। तो आंसर क्या होगा आपका? डी, क्लाइंट विद डायबिटीज हु हैज ए हार्ट कैथेटराइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द क्लाइंट विद क्रॉनिक रीनल फेलियर हैज एन indwelling catheter for peritoneal dialysis, peritoneal dialysis के लिए उसको कैथेटर डाला हुआ है एब्डोमेन में। The client spills water on the catheter dressing while bathing, the nurse should immediately, पेशेंट बाथिंग के दौरान कैथेटर ड्रेसिंग के ऊपर पानी गिर गया तो नर्स क्या करेगी? तो ऐसी कोई भी कंडीशन जहां पे पेरिटोनियल डायलिसिस के लिए कैथेटर लगा हुआ और उसमें पानी गिर जाता तो हमें तुरंत क्या करना है? इमीडिएटली ड्रेसिंग को चेंज कर देना है। तो रीइंफोर्स द ड्रेसिंग, change the dressing, flush the peritoneal dialysis catheter और scrub the catheter with pyridine iodine। तो हमें क्या करना है? ऑप्शन बी आपका, ड्रेसिंग को क्या कर देना है? चेंज कर देना है। तो आपका आंसर क्या होगा? करेक्ट, बी आंसर आपका करेक्ट रहेगा, चेंज द ड्रेसिंग। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है which of the following nursing intervention should be included in the client care plan during dialysis therapy। डायलिसिस के दौरान में कौन कौन से इंटरवेंशन हमें पेशेंट के केयर के अंदर इन्वॉल्व रखना है, वो पूछा है आपसे। तो ऑप्शन है इसमें अपना, लिमिट द क्लाइंट्स विजिटर, पेशेंट के जो विजिटर्स है उनको लिमिटेड रखना। तो लिमिटेड रखने का डायलिसिस के टाइम इतना कोई वो है नहीं, इतना कोई रेस्ट्रिक्शन की बात जरूरत नहीं है, तो आपका ए ऑप्शन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मॉनिटर द क्लाइंट ब्लड प्रेशर और पेड द साइड रेल ऑफ द बेड और कीप द क्लाइंट एनपीओ। तो डायलिसिस पेशेंट है तो वो ऐसा नहीं पर्सन की डिसओरिएंटेड रहेगा, डायलिसिस वाला पेशेंट ओरिएंटेड रहता है, उसको सेल्फ के डेफिसिट भी नहीं है, तो इसलिए इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो हमें साइड रेल का इतना इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पे। और एनपीओ, तो पेशेंट को एनपीओ रखने की भी जरूरत नहीं है डायलिसिस के टाइम। लेकिन जो मेन इंपॉर्टेंट होता है वो होता है कि डायलिसिस की वजह से जो मोस्ट कॉम्प्लिकेशन होता है वो क्या हो जाता है? हाइपोटेंशन। हाइपोटेंशन होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। तो हाइपोटेंशन से प्रिवेंट करने के लिए हमें क्या करना है? पेशेंट को मॉनिटर द क्लाइंट ब्लड प्रेशर। तो ड्यूरिंग डायलिसिस हमें उसका बीपी मॉनिटरिंग कंटिन्यूसली करते रहना है। आंसर हो गया आपका बी। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन a client in renal failure which assessment finding may indicate hypocalcemia। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि कौन सी ऐसी कंडीशन है जिसमें आपको इंडिकेट कर रहा है कि पेशेंट को हाइपोकैल्सीमिया हो रखा है। ऑप्शन है अपने पास यहाँ पे, हेडेक, एक हेडेक होना, इट नॉट इंडिकेटिंग द हाइपोकैल्सीमिया, हेडेक किसी अदर रीजन से भी हो सकता है, ओनली हाइपोकैल्सीमिया की वजह से हेडेक नहीं हो सकता है, तो ये ए ऑप्शन इसको इंडिकेट नहीं करता है। सीरम कैल्शियम लेवल 5 इज अबाउट टू नॉर्मल है, तो ये ऑप्शन आपका नहीं हो सकता हाइपोकैल्सीमिया में। इंक्रीज ब्लड कोगुलेशन, कैल्शियम आपके कोगुलेशन में हेल्प करता है और कोगुलेशन बढ़ रहा है मतलब कैल्शियम अमाउंट क्या होगा? ज्यादा होगा, तो वो भी हाइपोकैल्सीमिया को इंडिकेट नहीं कर रहा है। और लास्ट डी, डायरिया। बात करें यहाँ पे डायरिया की, तो जब कैल्शियम का अमाउंट बॉडी के अंदर कम हो जाएगा तो उसकी वजह से क्या होगी? स्मूथ मसल जो कॉन्ट्रेक्शन है वो थोड़ा इंक्रीज हो जाता है और उसकी वजह से पेशेंट को क्या हो सकता है? डायरिया हो सकता है। अगर ब्लड के अंदर कैल्शियम का अमाउंट कम है तो उसकी वजह से जो जीआईटी के अंदर कैल्शियम वो एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा और वो स्मूथ मसल्स को ज्यादा स्टिमुलेट करेगा, उसकी वजह से क्या हो जाएगा? पेशेंट को डायरिया हो सकता है। तो डायरिया क्या इंडिकेट कर सकता है कि पेशेंट को क्या है? हाइपोकैल्सीमिया हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द मेन इंडिकेटर ऑफ द नीड फॉर हीमोडायलिसिस इज, हीमोडायलिसिस का सबसे मेन इंडिकेटर क्या है? तो रीनल फेलियर या किडनी की बात करें तो जो सबसे इंपॉर्टेंट जो मार्कर है जो किडनी डैमेज को अपन को बताता है वो है आपका यूरिया क्रिएट का लेवल बढ़ना, तो वही उसके अलावा इलेक्ट्रोलाइट का लेवल। तो यहाँ अपन देखते हैं असाइटिस, असाइटिस इज नॉट इंडिकेटिंग द हीमोडायलिसिस। एसिडोसिस भी हीमोडायलिसिस को इंडिकेट नहीं करता है। हाइपरटेंशन से भी हम हीमोडायलिसिस नहीं करेंगे, लेकिन अगर बॉडी में बहुत ज्यादा पोटेशियम बढ़ गया तो उस कंडीशन में हमें क्या करना पड़ेगा? हीमोडायलिसिस करना पड़ेगा। तो आंसर क्या हो गया आपका? डी, हाइपरकैलेमिया इज द मेन इंडिकेटर फॉर हीमोडायलिसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर कोज द नोजिया एसोसिएटेड विथ रीनल फेलियर। रीनल फेलियर के अंदर नोजिया क्यों होता है उसका रीजन पूछा है। तो नोजिया होने का एक ही रीजन है, बॉडी के अंदर जो मेटाबॉलिक वेस्ट है उनका लेवल बढ़ जाएगा, उसकी वजह से क्या हो जाएगा, पेशेंट को नोजिया होगा। तो ओलिगोयूरिया हो रहा है उससे नहीं हो सकता है, गैस्ट्रिक अल्सर से नहीं होगा, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस नॉट कॉज द नोजिया, बट एक्यूमुलेशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट क्या करेगा, पेशेंट को नोजिया करेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे भी डी, एक्यूमुलेशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, द नर्स इज रिव्यूइंग ए लिस्ट ऑफ कंपोनेंट कंटेंट इन द पेरिटोनियल डायलिसिस सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के जो कंटेंट है उसके बारे में नर्स देख रही है। द क्लाइंट आस्क द नर्स अबाउट द पर्पज ऑफ ग्लूकोज कंटेंट इन द सॉल्यूशन। जो पेरिटोनियल डायलिसिस का सॉल्यूशन है उसके अंदर क्या है, ग्लूकोज प्रेजेंट है। तो पेशेंट ने ग्लूकोज के बारे में पूछा है कि ग्लूकोज क्यों होता है। तो ऑलरेडी जब हमने पेरिटोनियल डायलिसिस पढ़ा था तब मैंने आपको बताया था कि जब अपन ग्लूकोज ऐड कर देंगे तो उसकी वजह से जो डायलिसेट है या पेरिटोनियल फ्लूइड है उसकी ऑस्मोलिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज ऑस्मोलिटी हो जाएगी, ऑस्मोलारिटी इंक्रीज हो जाएगी। और जब ऑस्मोलिटी इंक्रीज हो जाएगी तो उससे जो एक्सेस फ्लूइड है वो क्या कर सकते हैं अपन, रिमूव कर सकते हैं। तो एक्सेस फ्लूइड को रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं, ग्लूकोज ऐड करते हैं। पहला ऑप्शन है आपके पास, प्रिवेंट एक्सेस ग्लूकोज फ्रॉम बीइंग रिमूव्ड फ्रॉम द क्लाइंट। तो ये आपका ऑप्शन करेक्ट नहीं है। डिक्रीज रिस्क ऑफ पेरिटोनाइटिस, ग्लूकोज रिस्क को कम नहीं करेगा, इसका कोई मीनिंग नहीं है यहाँ पे। प्रिवेंट डिसइक्विलिब्रियम, तो डिसइक्विलिब्रियम का भी यहाँ इससे कोई रोल नहीं है। लेकिन इंक्रीज ऑस्मोटिक प्रेशर टू प्रोड्यूस अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, तो यही आपका जो है फंक्शन, इसका करेक्ट आंसर है कि ऑस्मोटिक प्रेशर को इंक्रीज करेगा और उससे क्या होगा, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होगा और आपकी बॉडी से जो एक्सेस वाटर है वो जल्दी से बाहर आ जाएगा। तो ये आपका आंसर करेक्ट हो गया, डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, A female client with chronic renal failure is receiving a hemodialysis treatment. After hemodialysis, nurse know that the client is most likely experience. Hemodialysis के बाद पेशेंट को क्या क्या हो सकता है उसके बारे में क्वेश्चन पूछा है। ऑप्शन है अपने पास, हीमेचूरिया। तो हीमोडायलिसिस के बाद हीमेचूरिया होना नॉट पॉसिबल। हीमेचूरिया अलग कंडीशन है, वो किडनी डैमेज होने की वजह से हो सकता है। किडनी फंक्शनिंग ही नहीं है, यूरिन आउटपुट ही नहीं आ रहा है, तो हीमेचूरिया नहीं होगा। हीमोडायलिसिस हीमेचूरिया कोज नहीं करता है, तो ए ऑप्शन आपका क्या है, रॉन्ग है। वेट लॉस। नेक्स्ट है सी, इंक्रीज यूरिन आउटपुट। बेसिकली हीमोडायलिसिस के बाद यूरिन आउटपुट इंक्रीज होना नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी अपन ने क्या किया, किडनी फेल है, पेशेंट का यूरिन आ नहीं रहा, तो हमने वाटर को बाहर निकाल दिया, तो यूरिन आउटपुट क्या हो सकता है, डिक्रीज हो सकता है, पर इंक्रीज यहाँ पे नहीं होगा। और लास्ट डी ऑप्शन है, इंक्रीज ब्लड प्रेशर। तो हीमोडायलिसिस के बाद ब्लड प्रेशर जो है वो डिक्रीज हो जाता है, ना कि डिक्रीज ब्लड प्रेशर, नॉट इंक्रीज ब्लड प्रेशर। तो ये ऑप्शन भी क्या है, रॉन्ग है। तो आंसर क्या हो गया कि हम बॉडी से एक्सेस फ्लूइड को बाहर निकालेंगे, उसकी वजह से वेट क्या हो जाएगा आपका, लॉस हो जाएगा, क्योंकि बॉडी के अंदर मैक्सिमम अमाउंट क्या होता है, वाटर का होता है, अराउंड 60% वाटर। तो उसकी वजह से बॉडी के अंदर क्या हो जाएगा, वेट लॉस हो जाएगा। तो आंसर क्या हो गया आपका करेक्ट, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नर्स इज रिव्यूइंग the report of a client routine urine analysis, which value should the nurse considered abnormal। यूरिन टेस्ट की रिपोर्ट देख रही है, उसमें कौन सी वैल्यू है जो आपको अबनॉर्मल दिख रही है, आपको ऑप्शन देख के बताना है। तो ऑप्शन अपने पास, स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.03। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी 03 तक अराउंड नॉर्मल ही है, अराउंड इसको अपन मानते हैं 1.0052 टू 1.035 तक अराउंड अपन नॉर्मल कंसिडर करते हैं, तो ये क्या है, नॉर्मल ही है। यूरिन पीएच की अपन बात करें तो यूरिन का पीएच अराउंड 4.5 टू 8 अपन कंसीडर करते हैं। एब्सेंस ऑफ प्रोटीन हमेशा एब्सेंस होता है, ये भी करेक्ट है। और एब्सेंस ऑफ ग्लूकोज, तो ग्लूकोज भी एब्सेंस होता है। तो यहाँ तीन ऑप्शन जो है वो क्या है आपके, सी और डी तीनों करेक्ट है। बट डी बी ऑप्शन की बात करें तो यहाँ यूरिन जो थोड़ा क्या एसिडिक है, और एसिडिक इतना एसिडिक नहीं होता है। तो आंसर अपन बात करें तो आंसर क्या होगा, बी करेक्ट होगा कि यूरिन पीएच यहाँ पे थोड़ी अबनॉर्मल है। तो आंसर हो गया आपका इसका बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। A client is undergoing peritoneal dialysis, यहाँ पे पेशेंट को पेरिटोनियल डायलिसिस हो रही है। डायलिसिस टाइम जो ड्यूअल टाइम था वो कंप्लीट हो गया है, जो अंदर फ्लूइड रहने वाला टाइम था वो कंप्लीट हो गया है। नर्स ने क्लैंप को ओपन किया ड्रेन करने के लिए। द नर्स नोट दैट द ड्रेनेज हैज स्टॉप्ड, ओनली 500 ml इज ड्रेन्ड।
नर्स ने देखा कि ओनली 500 ml ही ड्रेन आया है और उसने जो डाला था, इंसर्ट किया था, वो था 1500 ml। तो जो इंसर्ट किया उससे 5000 ml कम आया है। तो उस कंडीशन में नर्स क्या करेगी उस कंडीशन में? तो इस कंडीशन की बात करें तो ऑलरेडी मैंने आपको डिस्कस किया था इस प्रीवियस क्वेश्चन में भी। चेंज द क्लाइंट पोजीशन, call the physician, check the catheter for kink or obstruction, और clamp the catheter and instill more dialysate at the next time। तो फर्स्ट अपन बात करें कि मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि अगर कभी भी इनफ्लो से आउटफ्लो कम आता है तो हमें डायरेक्टली डॉक्टर को इन्फॉर्म नहीं करना है। तो ए ऑप्शन बी ऑप्शन को छोड़ देते हैं अपन, वो नहीं हो सकता है। और जो डी ऑप्शन है उसको भी हम नहीं करेंगे, क्योंकि क्लैंप नहीं करना है कभी भी इस कंडीशन में, हमें उतना ही फ्लूइड बाहर आना चाहिए जितना अपन ने इंसर्ट किया था। अब बात करते हैं ए और सी की। ए में ऑप्शन दिया है चेंज द क्लाइंट पोजीशन और सी दिया है चेक द कैथेटर फॉर किंक और ऑब्स्ट्रक्शन। तो हम फर्स्ट यहाँ क्वेश्चन जो पूछा है कि विच इंटरवेंशन वुड बी डन फर्स्ट पूछा है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, कैथेटर को चेक करना है कि वो कहीं से किंक तो नहीं है। तो पहला अपना क्या रहेगा, किंक देखना है। अगर किंक नहीं है तो फिर हम सेकंड किस पे जाएंगे, पोजीशन को साइड टू साइड चेंज करेंगे। तो आंसर इसमें क्या होगा आपका, सी इज द करेक्ट आंसर की चेक द कैथेटर फॉर एनी किंक और ऑब्स्ट्रक्शन। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। For a male client in the oliguric phase of acute renal failure, which nursing intervention is most important? पेशेंट को कौन सी फेज चल रही है, ओलिग्यूरिक फेज चल रही है, एक्यूट रिनल फेलियर है, तो नर्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? एनकरेजिंग द कफिंग एंड डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज, ये रेस्पिरेटरी सिस्टम में इंपॉर्टेंट है, रिनल सिस्टम से रिलेटेड नहीं है। प्रमोटिंग कार्बोहाइड्रेट इंटेक, पेशेंट को ज्यादा कार्बोहाइड्रेट देना है। लिमिटिंग फ्लूइड इंटेक और प्रोवाइडिंग पेन रिलीफ मेजरमेंट। तो यहाँ अपना जो मेन कंसर्न रहेगा वो रहेगा, क्योंकि बॉडी के अंदर ओलिग्यूरिक फेज है तो बॉडी के अंदर वॉल्यूम क्या हो जाएगा, पहले से ही हाइपर वॉल्यूमिया रहेगा। और हाइपर वॉल्यूमिया वाली कंडीशन में हमें क्या करना है, जो फ्लूइड है उसको लिमिटेड करना है, तो फ्लूइड रेस्ट्रिक्शन करना है। तो आंसर क्या रहेगा अपना मेन कंसर्न, सी इज द करेक्ट आंसर कि लिमिटेड फ्लूइड देना है पेशेंट को। तो आंसर हो गया अपना सी, लिमिटिंग फ्लूइड इनटेक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। A female client require hemodialysis. Which of the following drugs should withhold before the procedure? Hemodialysis के लिए पेशेंट जा रहा है तो उससे हमें कौन सी ड्रग को पहले विथहोल्ड करना है, देखते हैं ऑप्शंस। फॉस्फेट बाइंडर, फॉस्फेट बाइंडर को विथहोल्ड करने की जरूरत नहीं है, वो हम दे सकते हैं डायलिसिस के साथ में। अगर पेशेंट डायबिटिक है, इंसुलिन ले रहा है, तो वो भी हम दे सकते हैं पेशेंट को। एंटीबायोटिक चल रही है तो वो भी हम दे सकते हैं, उसको विथहोल्ड करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्डियक ग्लाइकोसाइड। कार्डियक ग्लाइकोसाइड फॉर एग्जांपल जैसे डिजॉक्सिन, डिजॉक्सिन ड्रग जो कार्डियक ग्लाइकोसाइड है, इस ड्रग को हमें क्या करना पड़ेगा, ये ड्रग विथहोल्ड नहीं करनी, बी भी नहीं करना, सी नहीं करना, लेकिन कार्डियक ग्लाइकोसाइड फॉर एग्जांपल डिजॉक्सिन जो ड्रग है उसे हमें विथहोल्ड करना पड़ेगा। और उसका रीजन है हीमोडायलिसिस की वजह से जो पोटेशियम है वो क्या हो जाएगा, पोटेशियम का अमाउंट डिक्रीज हो जाएगा। और हाइपोकैलेमिया वाली कंडीशन में डिजॉक्सिन का अगर ओवरडोज या टॉक्सिसिटी होती है तो बॉडी के अंदर क्या होगा, एरिथमिया हो सकता है, और एरिथमिया की वजह से पेशेंट कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। तो इस वजह से हमें कार्डियक ग्लाइकोसाइड डिजॉक्सिन हमें डायलिसिस से पहले क्या करनी है, विथहोल्ड करनी। तो आपका यहाँ करेक्ट आंसर क्या रहेगा, डी, कार्डियक ग्लाइकोसाइड शुड बी विथहोल्ड बिफोर हीमोडायलिसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। A male client is scheduled for renal clearance test. यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है renal clearance test के लिए है। Nurse should explain that this test is done to assess the kidney ability to remove substance from the plasma in. क्वेश्चन पूछा है कि रिनल क्लियरेंस टेस्ट में किडनी क्या करती है, किडनी की जो एबिलिटी है उसको हम मेजर करते हैं, किस में करते हैं। ऑप्शन दिया है 1 मिनट, 30 मिनट, 1 आवर और 24 आवर। तो रिनल क्लियरेंस टेस्ट के अंदर हम असेस करते हैं किडनी एबिलिटी टू रिमूव ए सब्सटेंस फ्रॉम द प्लाज्मा इन, यहाँ जो ऑप्शन है वो है 1 मिनट, 1 मिनट में किडनी कितने सब्सटेंस को प्लाज्मा से क्लियर कर रही है, उसी को हम क्या बोलते हैं, रिनल क्लियरेंस टेस्ट। क्लियर है? तो याद रखना है ये ऑप्शन ए जो है वो क्या यहाँ अपना करेक्ट आंसर है कि 1 मिनट के अंदर किडनी कितना क्लियरेंस कर रही है उसी को अपन बोलते हैं रिनल क्लियरेंस टेस्ट। आंसर हो गया ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। A client is diagnosed with chronic renal failure and told the nurse must start hemodialysis.
पेशेंट को हेमोडायलिसिस स्टार्ट करने के लिए बोला गया है। क्लाइंट टीचिंग वुड इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन। हेमोडायलिसिस स्टार्ट करने से पहले हमें क्लाइंट को क्या टीचिंग करनी है? ऑप्शन है अपने पास, फॉलो है हाई पोटेशियम डाइट, strict follow the hemodialysis schedule, there will be a few changes in lifestyle, or use an alcohol on the skin and clean it due to irregularity integumentary changes। तो बेसिकली जब भी किसी पर्सन को हम हेमोडायलिसिस स्टार्ट करने जाते हैं तो उससे पहले उसे हमें समझाना है कि पेशेंट को डायलिसिस जो है वो रेगुलर बेसिस पे स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ेगा। तो आंसर जो यहाँ करेक्ट है अपना वो क्या है? बी है, स्ट्रिक्ट फॉलो द हेमोडायलिसिस। बाकी अदर मेजर हम बाद में अप्लाई करेंगे, बट ये आंसर आपको बताना है कि पहले हमें उसे क्या बोलना है? स्ट्रिक्ट फॉलो द हेमोडायलिसिस शेड्यूल। तो आंसर क्या होगा इसमें आपका? बी इज द करेक्ट आंसर। तो ये थे कुछ डायलिसिस एंड रीनल सिस्टम से रिलेटेड एमसीक्यूज। नेक्स्ट लेक्चर में अपन और एमसीक्यूज जो रीनल सिस्टम और अदर डिजीज से रिलेटेड है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आप चैनल के साथ बने रहें, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।